بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بیسٹ ٹوڈے پروگرام سا گھر ماں تو ہوسٹ زہیب کاکا. ناظرین ڈیٹ مینجمنٹ سے ॻाल्हायोसीं ڈاکٹر शाहिदा वज़ारत साहिबा असांखे कंटिन्यूसली पंहिंजे प्रोग्राम्स में जॉइन कनि वेठियूं. ऐं उनखां पोइ जेको उनजो बुक असां हमेशह तव्हांखे रेफरेंसिंग तौरु ॿुधाईंदा रहिया आहियूं, फाइटिंग इम्पीरियलिज़म लिबरेटिंग पाकिस्तान, उन बुक ते असां ॻाल्हायो आहे काफ़ी सारो. ऐं उन में इहो आहे त पाकिस्तान जी जेका हींअर करंट सिचुएशन आहे पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या उनखां अलावा जेके लाॻापा पाकिस्तान जा ॿियनि मुल्कनि सां आहिनि, मेजर इकोनॉमीज़ सां जेके लाॻापा आहिनि उन्हनि खे हिते डिफाइन कयोसीं कंटिन्यूसली. ऐं टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज़ में असां हली रहिया आहियूं कंटिन्यूसली. ऐं कोशिशि इहा ई आहे त हिन बुक में जेके अहम टॉपिक्स आहिनि, जेके अहिड़ा कोर इशूज़ आहिनि जेके असांजे कंट्री खे डायरेक्ट हिट कनि था या असांजे मेजर इकोनॉमीज़ खे डिफाइन करण वक़्तु आसानी पैदा कनि था पाकिस्तान खे सम्झण जे लाइ, उन्हनि टॉपिक्स खे असां कवर कंदा रहूं. ऐं इहा हिकु डॉक्टर साहिब जे तरफ़ां बड़क पन्ना जो असांखे कंटिन्यूसली असांजे प्रोग्राम में जॉइन कनि वेठियूं. डॉक्टर शाहिदा वज़ारत ख़ुदि प्रोफेसर आहिनि, उनखां पोइ हेड ऑफ डिपार्टमेंट बि आहिनि IUBM में, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स जूं. उनखां पोइ जेकॾहिं असां सीनियर तजज़िया निगार जो चवणु चाहियूं त डॉक्टर साहिबा शुरू खां वठी काफ़ी चैनल्स ते सीनियर तजज़िया निगार बि इज़त कमु कयो आहे. उनखां पोइ असांखे मुसलसिल पंहिंजे प्रोग्राम्स में जॉइन करे वेठी. डेट मैनेजमेंट ते लास्ट में असां ॻाल्हायोसीं त डेट मैनेजमेंट हूंदो छा आहे. हिकिड़ो दफ़ो रिवाइज़ कंदासीं डेट मैनेजमेंट खे त कंहिं कंट्री जे मथां जेको लोन हूंदो आहे उहो लोन रीपे न करे सघे पर कंट्री, त पोइ उहो डेट मैनेजमेंट वारा वारी सिचुएशन अनाउंस थी वेंदी आहे. ऐं इन ई डेट मैनेजमेंट ते ॻाल्हाईंदे करे हिकिड़े ॿिनि टॉपिक्स ते ॻाल्हाईंदे करे डॉक्टर साहिब खां स्टार्ट वठंदासीं. ऐं कुझु ॿिया टॉपिक्स बि आहिनि जेके कवर कंदासीं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जे हवाले सां, त कीअं थी सघे थी. हलूं था डॉक्टर साहिब जी तरफ़ ई पुछंदासीं उनखां कुछ सवाल. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कंटिन्यूसली हमें ज्वाइन कर रही हैं. डेट मैनेजमेंट पे हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो एक दफ़ा फिर से मैं कहूँ कि इसको ज़रा सा रिवाइज़ कीजिए कि डेट मैनेजमेंट है क्या था. थोड़ा सा नाज़रीन को रिवाइज़ हो जाएगा, उसके बाद जो हम क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए, डेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने जो कर्जे लिए हैं उनकी वापसी के लिए आपकी हिकमत अमली क्या है. यानी कि आप कर्जे किस तरह वापस करेंगे, किस तरह आप वो जो हार्ड करेंसी है उसको जनरेट करेंगे मईशत में से, ताकि उसको इस्तेमाल किया जाए कर्जों की वापसी के लिए. सही. तो अच्छा, यहाँ पे ये भी बात आती है कि हमने जो बात की थी लास्ट टाइम, जो हमारी बात आधे में ख़त्म हुई थी प्रोग्राम के टाइम के हवाले से, तो प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया था. अच्छा, अल्टरनेट डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आप बता रही थी पाकिस्तान के लिए. अगर पाकिस्तान ये सब कुछ ना करे, अगर इस तरह से रीपेमेंट ना कर पाए, तो क्या अल्टरनेट स्ट्रेटजी हो सकती है उनके लिए. यहीं पे हमारे प्रोग्राम की एंड हुई थी, तो यहाँ से स्टार्ट लूँगा कि अल्टरनेटिव डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर पाकिस्तान क्या हो सकती है. देखिए, मैंने अल्टरनेटिव डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इसलिए कहा है कि अव्वल तो पाकिस्तान में कोई डेट मैनेजमेंट की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं बनाई है. हालांकि हम लोग कर्जों के बोझ के तले बिल्कुल धसे हुए हैं, मगर हुकूमत ने कभी भी कोई हिकमत अमली नहीं तैयार की. एक दफ़ा 2004 में हुकूमत ने एक हिकमत अमली, जिसको कह रहे थे कि ये हिकमत अमली है, वो बनाई थी, मगर वो कोई हिकमत अमली नहीं थी. वो था ये कि जो कुछ भी हुकूमत कर रही थी उसी को नाम दे दिया डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का, कि ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी. और वो बिल्कुल जनरल सी स्ट्रेटेजी थी, उसमें कुछ खास नहीं था. उसमें यह था कि आप मईशत को इस्तवार करें, जब लोग मईशत से सेहतियाब हो जाए तो उसमें खुद ही ग्रोथ होगी और पैदावार की शरह नमूद बढ़ेगी, तो उसका वो आप दे देंगे. तो ये तो कोई हिकमत अमली नहीं थी. और ये भी नहीं बताया था कि ग्रोथ किस तरह करेंगे. मिसाल के तौर पे उसमें एक ये उनका वो था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से हम जो पैदावार में इजाफा होगा उसको डेट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे. लेकिन ये तो कोई बात नहीं बनी कि प्रोडक्टिविटी जो होगी उसको डेट मैनेजमेंट को उसमें इस्तेमाल करेंगे. दूसरी बात ये कि अगर कोई हिकमत अमली नहीं थी तो वजह क्या थी इसके पीछे. देखिए, वजह ये थी कि वो जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स थे, उसमें 6-7 इकोनॉमिक मैनेजर्स शामिल थे उसको तैयार करने में हिकमत अमली को. तो मेरे ख्याल में एक तो लगता था उसको देख के कि बिल्कुल ही फुसफुसी सी है, या तो कोई दिलचस्पी नहीं थी उनकी, या उनको अमेरिका से इजाजत नहीं थी कि कोई वो अभी हिकमत अमली बनाए, बस जैसा चल रहा है चलता रहे. और उसमें यह था कि प्रोडक्टिविटी का जब मैं बात कर रही थी कि वो उन्होंने कहा था, तो उसमें ये हालत थी उस वक्त कि पाकिस्तान में उस वक्त प्रोडक्टिविटी की शरह जो है वो घट रही थी. और डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की जो कमेटी थी उसने ये मशवरा दिया था कि जो प्रोडक्टिविटी है इसका कुछ हिस्सा हम मख्तस कर देंगे
डेट मैनेजमेंट, डेट सर्विसिंग के लिए। ठीक। तो उससे ये पता चलता था कि वो जिन लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई उनको बिल्कुल इस मामले में कुछ मालूमात ही नहीं थी कि प्रोडक्टिविटी कि क्या है। मैंने प्रोडक्टिविटी पे बहुत काम किया है और मैंने उसमें यही मेरी तनकीद थी कि प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी मैंने काम किया है, इंडस्ट्री पे भी किया है। सही। और दोनों की प्रोडक्टिविटी उस वक्त घट रही थी जिस वक्त के हुकूमत की ये जो कमेटी थी इसने ये हिकमत अमली बनाई कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसका एक हिस्सा हम डेट सर्विसिंग के लिए दे देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ जो नोट की है, जो बात नोट में करता हुआ हूँ काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से, वो ये कि चले ठीक है, आपके पास अगर पॉलिसी मेकर्स अच्छे नहीं है, इकोनॉमिक मैनेजर्स अगर आपके पास अच्छे नहीं है करंटली हुकूमत के अंदर, तो वो क्यों नहीं आउटसोर्सिंग करते कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट्स की जो वाकई रियल इकोनॉमिस्ट्स हों। हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जिनमें कि रियल टाइम इकोनॉमिस्ट्स बैठे हुए हैं, रियल टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, उनको वो बुलाकर उनसे सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर सोल्यूशन आप उनको जो है वो अल्टरनेट तौर पे ना भी लें, उसको अप्लाई ना भी करें, लेकिन एक किस्म के आइडियाज तो आपके पास आ ही जाएंगे मेरे ख्याल से। और जो हमारे यहाँ पे मुआशी माहिर हैं, जो मुआशी माहिरीन हैं, उनके आइडियाज लेने से कोई बुरा तो नहीं होता किसी का। मेरे ख्याल से हुकूमत का अपना स्टेक ही होता है वो भी। आप क्या समझती हैं कि इस तरह से गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के रिसर्चेस क्यों नहीं लेती इकोनॉमिस्ट से? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है ये मेरी किताब की जो बेसिक थीम है वो यही है। ठीक। कि मतलब जो कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनके पास मालूमात है, जो बेहतर मशवरे दे सकते हैं, उनका बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की किसी भी उसमें उनका कोई रोल नहीं है, बल्कि बहुत ही सिस्टमैटिकली उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप काबिल हैं, ईमानदार हैं और मुहिब्बे वतन हैं तो आप काम नहीं कर सकते यहाँ तो वो आपको करने नहीं देंगे, वो आपका रोल बिल्कुल खत्म कर देंगे। वो कहेंगे कि आप कोने में बैठ जाएं, अगर आपको बहुत जरूरी है नौकरी करना, कोने में बैठ के अपना कुछ करते रहें, मगर आपका रोल पाकिस्तान के उसमें नहीं होगा, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे फॉरेन सर्विस के हो, चाहे किसी भी। एक मखसूस लॉबी है इस मुल्क में, वो उन्होंने वो हुक्मरान तबका बन गए और उनके पूरा नेटवर्क है और उनका अमेरिका के साथ कुछ उनके अमेरिका की एजेंसीज वगैरह के साथ उनका ताल्लुक है। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनका अमेरिका की एजेंसी से ताल्लुक है, फिर वो लोग पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क के लोगों को फिर पोजीशंस पे लाया जाता है जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं। अच्छा, फिर ऐसे जो मुआशी माहिरीन है वो, या जो सनतकार हैं वो, या जो बिजनेसमैन ग्रुप के लोग होते हैं वो आकर कोने में बैठ जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। उसके बाद ये क्यों नहीं होता कि जब वो एक कोना पकड़ते हैं तो वो आपस में कमेटीज बनाए, वो जिस तरह आप पेपर वर्क तो कर रही हैं, पेपर वर्क के थ्रू आप अपनी चीज़ों को बाहर ला रही हैं और सबके सामने ला रही हैं कि ये देखें इस तरह से भी है, पाकिस्तान की छुपी हुई पिक्चर ये भी है, अमेरिका का छुपा हुआ चेहरा ये भी है, और वो इस तरह से यूज़ हो रहा है पाकिस्तान अमेरिका के सामने। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इन सारे इकोनॉमिस्ट्स को मिलकर कुछ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर काम करना चाहिए? ऐसा भी हो सकता है वैसे? जी हाँ, हो तो सकता है, मगर ये है मसला ये है कि इनको भी, इन लोगों को भी मतलब किस तरह ये सर्वाइव करेंगे। ये एक तो ये तरीका हो सकता है कि ये लोग मिलके कोई अपना कोई इदारा बनाएं, मगर इनको पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो और भी मुल्क हैं, बैरूनी मुल्क, वो भी पाकिस्तान को बिल्कुल अमेरिकन टेरिटरी समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर यहाँ पैसे लगाएंगे तो अमेरिका हमसे खफा ना हो जाए कि ये जो इलाका हमारे कंट्रोल में है उसमें कोई और वो कर रहा है। तो वो जो लोग मुहिब्बे वतन हैं, कॉम्पिटेंट हैं, उनके लिए कोई इदारा नहीं होता है जहां वो काम करें। अगर अपना इदारा बनाए तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज नहीं, उनको नहीं मिल सकते। तो अगर वो एक यूई फोरम बना दें और यूं मुफ्त में करें तो वो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि उनको भी तो सर्वाइव करना है। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा जो वो गंभीर टॉपिक है थोड़ा सा, कि इकोनॉमिक्स को किस तरह से बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इस पे डेफिनेटली एक अलग से डिस्कशन की जाए। आप ही के टॉपिक पर वो वापस आते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ आपने पाकिस्तान में लिखा है कि वो जो मेरा ख्याल है वो पेश करना चाहता हूँ कि ठीक है 1971 में अगर भुट्टो साहब ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने ये कहा कि ठीक है इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए यहाँ पर, दो के उससे पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत काम कर रही थी, लेकिन इंडस्ट्री का जो बूम हम जिसको कहेंगे वो जो है वो इसके बाद ही शुरू हुआ है, इस पीरियड के बाद। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वही रही कि जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर पीछे था, जिस तरह से हमारे दूसरे सेक्टर्स पीछे थे, इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे कर दिया गया। और इस वक्त सिचुएशन
بالکل کھلی واضح آپ کے سامنے کہ 50% سے زیادہ ان کی پروڈکشنز ڈاؤن ہو چکی ہیں. پاور سیکٹر کا ان کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے. اگر کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو انڈسٹریز سب سے پہلے سفر ہوتا ہے, پھر اس کا جو نقصان ہے وہ پاس آن ہو جاتا ہے کنزیومر کے اوپر. اور اس پورے پہ آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے, نہ صرف بک بلکہ آپ کے ریسرچ پیپرز بھی ہیں. تو انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے بتائیں کہ پاکستان میں واقعی یہ سچویشن ہے شروع سے, اور اگر اس میں آپ اپنے طرف سے کچھ انکلوڈ کرنا چاہیں تو. دیکھیے, وہ جو میری کتاب کا آپ نے حوالہ دیا اس کا نام ہے دا رائز اینڈ فال آف انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی ان پاکستان, اور اس میں نے یہ کیا ہے کہ مختلف قسم کے پروڈکٹیوٹی انڈیسز بنائے ہیں. ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی انڈیکس بنایا ہے, لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس بنایا ہے, اور ٹوٹل پروڈکٹیوٹی انڈیکس کئی طرح کے بنائے. ایک ہے اس میں جس میں جو اسٹینڈرڈ میتھڈالوجی اس کے مطابق ہے. دوسرا جو ہے وہ میں نے اس میتھڈالوجی کو کچھ بہتر کر کے کچھ اس میں بہتری لا کے پھر میں نے ایک انڈیکس بنایا, پھر لیبر پروڈکٹیوٹی کا انڈیکس بنایا ہے. اور سارے انڈیسز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی جو تھی اور لیبر پروڈکٹیوٹی وہ 1950 کے آخر سے 1950 کی دہائی کے آخر سے بڑھنا شروع ہوئی, اور یہ بڑھتی گئی, اور 1960 کی دہائی کے ہم جب درمیان میں پہنچے 64-65 تو یہ ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی اور لیبر پروڈکٹیوٹی اپنے انتہا کو پہنچ گئی تھی. ٹھیک, اور اس کے بعد وہ اسٹیشنری ہو گئی. اور پھر 1970 کی دہائی سے, جس کا آپ نے بات کی, جب بھٹو صاحب حکومت میں جب وہ آئے, تو اس کے بعد سے چونکہ انہوں نے کچھ ایسی پالیسیاں اختیار کی جو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل یعنی کہ ان کی وہ بہت اچھی تھی, ان کی نیت بہت اچھی تھی, مگر اس سے یہ ہوا کیونکہ انہوں نے نیشنلائز کی بہت سی صنعتیں, تو اس کی وجہ سے سرمایہ کاری بالکل ختم ہو گئی. تو پھر 1970 کی دہائی سے یہ پروڈکٹیوٹی جو ہے یہ گھٹنا شروع ہو گئی, اور یہ گھٹتی گئی پوری 70 کی دہائی میں. اور پھر 80 کی دہائی جب آئی, اور جب ہم نے اس 80 کی دہائی کے آخر سے نیشنلائزیشن کے بجائے بالکل مختلف پالیسیز اپنائیں, پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن کے حوالے سے, تو بھی ہمارا جو پروڈکٹیوٹی انڈیسز ہیں یہ گھٹتے گئے, کم ہوتے گئے. اور جب آخر میں ہم جب 1990 کی دہائی میں پورا فل فلیجڈ ہم نے نیو لبرل پالیسیز اختیار کی, تو یہ میں نے 1990 کی دہائی کو اس میں شامل نہیں کیا, میرے پاس ڈیٹا نہیں تھا, مگر 1990 کی دہائی اور 2000 میں تو پروڈکٹیوٹی بہت گھٹی ہے. صحیح. اور وہ جو ایک دفعہ پاکستان کی پروڈکٹیوٹی, لیبر پروڈکٹیوٹی اور ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی بڑھنا شروع ہوئی تھی 1960 میں, وہ جب گھٹنا شروع ہوئی تو 70 سے گھٹنا شروع ہوئی, اب تک گھٹ رہی ہے, اور ابھی تک وہ واپس بڑھنے کی طرف نہیں جا سکی ہے. اچھا, اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, ٹائم تھے شارٹ بریک جو ملو تھا کہ شارٹ بریک آپ ڈاکٹر صاحبہ سے تمام کا سٹھی گفتگو ہلی رہی ہے. انڈسٹریل ہے اساں وٹ پوزیشن وہ وقت چھا ہے, ان کا پوइ جگہ پروڈکٹیوٹی ہے ان جو گھٹ جڑی پیا کہڑا ریزن سے ॻाल्हाईंदासीं. بریک کا اسٹے ٹیون, ول بی رائٹ بیک.